हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं जेपीएससी में हम लोग आज से स्टडी करने वाले हैं पेपर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका हिस्ट्री में बेसिकली 3 पार्ट है, जिसमें आपका है इंस्टेंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंस्टेंट हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का ये पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता के बारे में सारी चीजों को स्टडी करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि हड़प्पा काल के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है उचित संतावादी थी, दास श्रमिक आधारित थी, वर्ण पर आधारित थी या फिर जाति पर आधारित थी। तो देखिए, इसके लिए आपको कुछ पॉइंट को समराइज करना जरूरी है, उसके बारे में जानना जरूरी है कि हड़प्पा काल क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसे हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं। हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। सबसे पहला चीज, इस समय ब्रोंज यानी कि कांसे की खोज हो चुकी थी, इसी की वजह से इसे कांस्य युग भी कहा जाता है, किसे, हड़प्पा काल को। साथ ही साथ हड़प्पा की खोज होने के कारण इसे हड़प्पन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका 3-4 टॉपिक है जो आपको याद रखना है कि कांस्य युग कब स्टार्ट हुआ था, तो वो भी आपका हड़प्पा काल के समय में आया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, तो वो भी आपका हड़प्पा काल है। तो इन सारे टॉपिक को आपको अच्छे से समराइज करने का जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि सिंधु घाटी के घर किससे बने होते थे या फिर किससे बनाए जाते थे। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है ईंट से बने होते थे, बांस से बने होते थे, पत्थर से बने होते थे या फिर लकड़ी से बने होते थे। तो देखिए, इसमें आपको कुछ पॉइंट को याद रखना है। जैसे पहली बात तो इसका करेक्ट आंसर आपका ईंट से होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसमें आपको 2 चीजों को बेसिकली याद रखना होता है। पहला है आपका कालीबंगा और दूसरा है आपका चंदू दोड़ो। ये 2 जगह ऐसा जगह था जहाँ से अलंकृत ईंट मिले हैं। वजह यही रहा है कि यहाँ के लोग जो थे वो काफी डेवलप्ड थे, उनके पास नॉलेज हायर था, वो अपने सभ्यता संस्कृति के बारे में ज़्यादा सोच रखते थे और उनका सोच जो था वो इन सभी चीज़ों के प्रति काफ़ी एडवांस था, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता या फिर बोल सकते हो हड़प्पा काल का समय जो था वो शहरी सभ्यता थी। अगर कभी पूछा जाए कि वहाँ की सभ्यता कैसी थी, तो वहाँ की सभ्यता जो थी वो शहरी थी। इसीलिए उतना पहले के समय में भी वहाँ पे घर जो होते थे वो बेसिकली ईंट से बने होते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि हड़प्पा के निवासी कैसे थे। तो देखिए, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि वहाँ के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे, चायावर जिसे खाना बदोश कहते थे वो थे, या फिर जनजातीय थे। तो वो भी सच चीज़ है कि अगर यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हुआ है तो वहाँ के लोग कैसे होंगे, शहरी होंगे, ग्रामीण तो होंगे नहीं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शहरी। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे हड़प्पा को प्रो हिस्ट्री यानी आधे ऐतिहासिक के नाम से भी जाना जाता है। अब रीजन क्या है, हड़प्पा को हम लोग प्रो हिस्ट्री यानी आधे ऐतिहासिक क्यों कहते हैं, तो इसका रीजन बस इतना सा है कि इसमें जो भी दस्तावेज लिखे गए हैं वो लिखे हुए हैं, उसे पढ़ा नहीं जा सका है। अभी तक कोई भी विद्वान नहीं है जो इस सभ्यता को अच्छे से पढ़ पाए हैं, जिसके कारण इसे प्रो हिस्ट्री यानी कि आधे ऐतिहासिक कहा जाता है। इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो है आपका मोहनजोदड़ो है। आपको याद रखना है किस सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मोहनजोदड़ो है, जिसकी खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, इसमें 2-3 चीज आपको और याद रखना है कि बेसिकली जो भी शहर या फिर जो भी गांव की खोज होती थी वो नदी के किनारे होती थी। तो यहाँ पे जो प्रमुख नदी था आपका वो था आपका सिंधु नदी। पहले खोजकर्ता जो थे वो आपके थे इखालदास बनर्जी, और ये लरकाना जिले में स्थित है। ये जो जगह है आपका लरकाना जिले में स्थित है। अब ये लरकाना जिला कहाँ है, तो ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो के बारे में एक बहुत ही बात या फिर बोल सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो काफी प्रचलित है, वो ये है कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का किला भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। आपको इसका युग बताना है कि उस समय कौन सा युग रहा होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की थी, पुरापाषाण युग की थी या फिर लोह युग की थी। तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया है कि हड़प्पा सभ्यता में ब्रोंज यानी कि कांसे की खोज हो चुकी थी, जिसके कारण इसे कांस्य युग कहा जाता था। तो ऑब्वियस सा बात है कि हड़प्पा सभ्यता में किस युग की खोज हुई थी, तो उस समय कांसे की खोज हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में कुछ और पॉइंट हम लोग समराइज करते हैं जो आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर बोला जाए तो कांस्य युग को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, तो क्लियर है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं पुरापाषाण काल की, तो पुरापाषाण काल को ताम्रयोगिनी कहा जाता है।
ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ताम्रयुगीनी किसे कहा जाता है, तो पूरा पाषाण काल या फिर पाषाण काल को ताम्रयुगीनी कहा जाता है। अगर हड़प्पा काल की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता का काल जो है वो 2500 से लेकर 1750 बीसी तक का रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। देखिए अगर आपको लिपि ध्यान में होगा तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से गेस कर पाएंगे। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है तमिल, खरोष्ठी, अज्ञात या फिर ब्राही। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है, या फिर बोल सकते हो यहाँ पे जो भी दस्तावेज लिखे गए हैं वो लिखित तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, जिसके कारण इसकी लिपि को हम लोग क्या बोलते हैं, अज्ञात बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, तो वो है अज्ञात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। देखिए अब आप यहाँ पे होइएगा कंफ्यूज ऑप्शन देख करके। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर सिंह। तो देखिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं कंफ्यूज होना है, क्योंकि यहाँ पे हड़प्पा दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो दिया हुआ है। तो हड़प्पा के अंदर मोहनजोदड़ो था, इसलिए अगर भारत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो है वो आपका मोहनजोदड़ो नहीं हड़प्पा है। हड़प्पा के अंदर आपका मोहनजोदड़ो है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्य का अध्ययन या फिर भूगोल का अध्ययन। तो अब ये सब बात है कि पूरा लेख विद्या जो है वो शिलालेखों का अध्ययन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी, आपको ये खोज के बारे में बताना है कि ये किस जगह पे हुई थी। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कालीबंगन में हुई थी, हड़प्पा में हुई थी, चंदूदोहड़ो में हुई थी या फिर लोथल में हुई थी। देखिए इसमें बेसिकली आपको दो चीज याद रखना है, पहला गुजरात शहर और दूसरा योगवा नदी। इन दोनों को क्यों याद रखना है कि क्योंकि ये दोनों जो है वो व्यापार के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि यह एक बंदरगाह स्थल है। यहाँ पर गोदीवाड़ा वह जगह होता है जहाँ पे जहाज रखने की जगह को हम लोग बेसिकली गोदीवाड़ा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ना। और साथ ही साथ यहाँ से हाथी के दांत भी मिले हैं, यहाँ पारस की मुद्रा भी मिली है, जिसके कारण पारस की मुद्रा मिलने के कारण, हाथी के दांत मिलने के कारण, गोदीवाड़ा यानी कि जहाज रखने की जगह, इन सारी चीजों के कारण ही इस जगह का नाम लोथल पड़ा है। अच्छा अगर इसमें एक चीज और बोले तो एक चीज बहुत ही प्रचलित है, वो है आपका युगल समाधान। युगल समाधान योनि एक ऐसा चीज होता है जिसमें जोड़े को दफनाया जाता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों को साथ में दफनाया जाता है। इसका प्रमाण भी यहाँ से मिला है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ये 3-4 पॉइंट जो है वो आपका इस टॉपिक से रिलेवेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना लीला में से किसकी मूर्ति मिली है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है नटराज की, नृत्य करती हुई बालिका की, बुद्ध की या फिर नरसिम्हा की। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। इसमें बहुत सारा टॉपिक ऐसा है जो आपको स्टडी के अकॉर्डिंग समझ में आएगा, और बहुत सारा टॉपिक ये भी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर बोला जाए तो कांस्य की नृत्य मिली है। अगर आपसे यहाँ पे ऑप्शन में नृत्य करती हुई बालिका की जगह पे कांस्य की नृत्य बोला जाए तो भी आपका इसका आंसर जो है सही होगा। इसमें 2-3 चीज आपको क्या याद रखना है कि मोहनजोदड़ो जिसका खोज 1922 ईस्वी में हुआ था, इसका खोजकर्ता जो थे, जो अभी काल की बात हो रही है, उसके खोजकर्ता जो थे वो आपके थे सदाव दास बनर्जी। उस समय वहां का नदी क्या था, तो नदी था आपका सिंधु नदी, जहां से आपका विशाल स्नानागार मिलते हैं, विशाल अन्नागार मिला है और सूती वस्त्र मिला है। साथ ही साथ पुरोहित का घर भी मिला है। शिव जिसे पशुपति शिव कहते हैं वो भी यहाँ से मिला है, और कुएं का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। तो ये तीनों टॉपिक जो है आपको याद रखना है। ये बेसिकली बात हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ समृद्ध नहीं है, मतलब उससे मिलता जुलता नहीं है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है चार्ल्स मैनन, कर्निंघम, एम व्हीलर या फिर पीएस वॉट्स। तो ये आपको याद रखना है। इसको बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है। तो बेसिकली अगर बोले तो भारत में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहली बार जानकारी देने वाला व्यक्ति जो थे वो थे आपके पीएस वॉट्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर हड़प्पा के बारे में कुछ और जानकारी देखें तो 1820 के आसपास में हड़प्पा के बारे में पहली जानकारी दी थी, यानी कि हड़प्पा का जिस समय खोज नहीं हुआ था उससे पहले जो थे ये पीएस वॉट्स, इन्होंने हड़प्पा के बारे में कुछ जानकारी दी थी। कब? 1820 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। यहाँ पे कुछ विद्वानों के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है सर जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने, ए कर्निंघम ने या फिर दयाराम साहनी ने।
तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि दयाराम साहनी ने जो था वो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अच्छा, इसमें आपको दो तीन चीज और भी याद रखना है कि जब ये काल हुआ था वो काल था आपका 1921 ईस्वी का। यहाँ का नदी था आपका रावी नदी। अगर जगह की बात की जाए तो ये आपका पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में। अच्छा, यहाँ पे इस स्थान से बहुत सारी चीजें मिली हैं, जैसे श्रमिकों के आवास मिले हैं, मृत देव की मूर्ति मिली है, और एक चीज यहाँ से और मिला है, RS-37 नाम का एक कब्रगाह भी मिला है। तो ये आपको याद रखना है ना, हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। दूसरा चीज यहाँ से मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, और एक सिंह वाला जानवर भी यहीं से मिला है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से आपका हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता किसे बोला गया है, तो वह है आपका दयाराम साहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो। तो देखिए इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है आपका लोथल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बारे में जो भी जानकारी मैं आपको दी हूँ उसे आपको अच्छे से समराइज करने का जरूरत है। मैं आपको दो चीज बताई थी, पहला गुजरात और दूसरा भोगवा नदी, इन दोनों को आपको अच्छे से समराइज करने का जरूरत है। तो इसे आप अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। ये आपका आधुनिक भारत का कुछ बेसिक क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे पार्ट में सारे वीडियो को आपको अच्छे से स्टडी कराया जाएगा, और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ये आधुनिक भारत का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं विद कॉन्सेप्ट। हम यहाँ पे MCQ तो क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन MCQ के साथ साथ हम लोग उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी स्टडी करें, ताकि कॉन्सेप्ट से अगर कोई क्वेश्चन उठाए तो आपको बनाने में परेशानी ना हो। सारे वीडियो को अच्छे से स्टडी करते रहिए। इसमें भी हम लोग आगे के क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा, जिसे मिट्टी का बर्तन कहा जाता है, में निम्न में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। तो आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है भैंस, भेड़, गाय या फिर सुअर। तो उस समय के अनुसार में जो पालतू जानवर इसमें विद्यमान नहीं था वो था आपका गाय। गाय कब के समय में आया था, तो गाय की खोज जो हुई थी वो वैदिक काल में इसकी खोज जो है, या फिर बोल सकते हो इसका साक्ष्य जो है वो मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है आपका कि निम्न में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या फिर सामवेद में। तो देखिए इसके बारे में आपको कुछ टॉपिक को याद रखना है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं सामवेद की, तो सामवेद में गाने की पद्धति दी गई हो, जैसे सारे गामा पाधानी। उसी तरह से यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद में आपको गाने और संगीत दोनों की पद्धति का इसमें उल्लेख किया गया है। अगर हम लोग आते हैं वैदिक काल में, तो वैदिक काल को टोटल 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका है ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और तीसरा है आपका अथर्ववेद काल। अथर्ववेद काल की बात करें तो यहाँ पे आपका जादू टोना का उल्लेख इसमें मिलता है। इन सभी का काल कब से कब तक का था, तो इसमें इसका काल जो था वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का समय इसमें माना जाता है। तो क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है कि किस वेद में प्राचीनतम वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है, तो वो आपका हो जाएगा ऋग्वेद में, क्योंकि ऋग्वेद में ही आपका ये सब आता है, जिसका आपका सूचना जो है आपका कब दिया गया, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक में इसकी सूचना दी गई है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है आपका कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। तो देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है जौ और चावल, दूध और इसके उत्पादक, चावल और दालें या फिर सब्जियां और फल। तो देखिए इसके लिए आपको मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध आर्य के बारे में बताना चाहती हूँ, जो थे आपके मैक्स मूलर। मैक्स मूलर एक आर्य थे जो मध्य एशिया के प्रॉपर निवासी थे। इनका मुख्य पेशा जो था वो गाय था। लेकिन अगर मध्य एशिया की बात करते हैं तो मध्य एशिया में ना घास बहुत कम हुआ करते थे, जिसके कारण ये सारे लोग जो थे, आर्य लोग जो थे मध्य एशिया के, वो सारा एक ग्रुप बना करके जगह जगह पे जाके गायों को चराया करते थे। आप बोल सकते हैं कि ग्रुपिंग बना के उन लोग गाय के घास की तलाश में जाया करते थे। ऐसे ही करते करते इन लोग एक बार पहुंचे सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में। जिस जगह पे इन लोग गए थे उस जगह का नाम था सप्त सौंधव जगह, ठीक है। और इस जगह में क्या था कि इस जगह जो था वो काफी हरा भरा था। यहाँ पे घासें वगैरह जो थी वो काफी मात्रा में मौजूद थी। तो अब समस्या इनके पास ये था कि अब यहाँ पे उन लोग निवास कैसे करें, क्योंकि जो वहाँ पे भारत के मूल निवासी थे वो इन्हें आसानी से तो वहाँ पे रहने नहीं देते। तो इन्होंने क्या किया कि आर्य और भारत के मूल निवासी के बीच में एक युद्ध छिड़ा। जब ये युद्ध हो रहा था तो ये युद्ध का जो नाम रखा गया वो नाम रखा गया दशराग्य युद्ध। जब ये युद्ध हो रहा था तो इस युद्ध में जीत हुई आर्यों की, क्योंकि उनके पास ना थोड़ा हथियार वगैरह की सुविधा काफी ज्यादा हुआ करते थे उस समय।
और इनका मुख्य पेशा क्या था? गाय था। तो जब इन लोगों की जीत हुई तो इन्होंने भारी संख्या में अपने गाय के उत्पादक को बढ़ाया, उससे बने हुए सारी चीजों को ग्रहण करने लगे, साथ ही साथ उसे व्यापार में भी यूज करने लगे। इस तरह से अगर वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? दूध और इसके उत्पादक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया जाता था? देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सोना का, चांदी का, लोहा का या फिर तांबा का। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं वैदिक काल के लास्ट पीरियड की, तो लास्ट पीरियड में आपका यूज हुआ था लोहा, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं वैदिक काल की स्टार्टर में तो उसमें आपका हुआ था तांबा। तो ये आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर आपका तांबा होगा। वैदिक लोगों द्वारा किया गया धातु का प्रयोग पूछा गया, यानी कि स्टार्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर तांबा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें कि वैदिक काल के अंत में जब लोहा का खोज हुआ या फिर बोल सकते हैं लोहा का आविष्कार हुआ, तो उसके फलस्वरूप ये हुआ कि बड़े बड़े हथियार बनाना चालू हो गए, और हथियार बनाने के साथ साथ युद्ध का भी प्रारंभ इसी काल से स्टार्ट हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्य पूर्वी के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि, यानी कि उनका सफल रहने का कारण क्या था? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है उन्होंने बड़े पैमाने पर हथियारों का प्रयोग किया, वह अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, वह एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, या फिर उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो जी हाँ, ऑब्वियस चीज है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि उन्होंने बड़े पैमाने पर हथियारों का प्रयोग किया था, जिसके कारण वो संघर्षों में सफल रहे। क्योंकि अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि वैदिक काल में हथियारों की खोज जो थी वो हो चुकी थी, तांबा के बाद लोहा का आविष्कार हो चला था, और लोगों ने लड़ाई करने के लिए हथियार भी थे जो वो बना चुके थे, और उस समय उसी काल में आपका युद्ध भी प्रारंभ हो चुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है आपका कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्न चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, या फिर ब्रह्मस्त्र, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, या फिर गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, या फिर गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, उसके बाद ब्रह्मस्त्र। देखिए तो अगर इसमें आपको कुछ चीजों को याद रखना है, क्योंकि उस समय आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन को ना पूरे जीवन काल को 100 सालों में बांटा गया था, और उसे 100 सालों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था 25-25 सालों में। 25 सालों के अंतराल आपका 25 साल का ब्रह्मचर्य होता था, 25 साल का गृहस्थ जीवन होता था, 25 साल का वानप्रस्थ जीवन होता था, 25 साल का संन्यासन जीवन होता था। अगर हम लोग बात करते हैं एक लाइन से, तो आपका करेक्ट ऑप्शन, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सबसे पहले 25 साल का ब्रह्मचर्य होता था, 25 साल का गृहस्थ होता था, उसके बाद में तीसरे नंबर पे वानप्रस्थ होता था 25 साल का, उसके बाद में चौथे नंबर पे होता था संन्यास का जीवन। तो इस तरह से टोटल आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन को 4 पार्ट में बांटा गया था, और टोटल जीवन काल जो था वो 100 सालों का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है आपका कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसे आधारित थी, या फिर बोल सकते हो किस चीज पर आधारित थी? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पे, या फिर प्रतिभा पे। तो देखिए पहले के समय में ना तो लोग जन्म के बारे में ज्यादा सोचते थे, ना शिक्षा के बारे में, ना प्रतिभा के बारे में, इसलिए आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो था वो आपका व्यवसाय पर आधारित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? देखिए इसके बारे में मैंने आपको इससे पहले ही क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इसका गेस कीजिएगा आंसर। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ सर विलियम्स जॉन्स, H.H. विलियम्स, या फिर मैक्स मूलर, या फिर जनरल कनिंघम। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर वो पहले यूरोपियन थे जो आपके मध्य एशिया में रहते थे, और इनका मुख्य उत्पादक जो था वो क्या था? गाय था, या फिर बोल सकते हैं कि इनका मुख्य पेशा जो था वो गाय था। और ये कहाँ के निवासी थे? तो ये आपके मध्य एशिया के निवासी थे, जिन्हें आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? आपके पास ऑप्शन में दिया है कि यह आपका यजुर्वेद से लिया गया है, अथर्ववेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, फिर सामवेद से लिया गया है। तो देखिए इसके बारे में भी आपको कुछ चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं गायत्री मंत्र की, तो गायत्री मंत्र जो है ये मंत्र सावित्री को अर्पित है। अगर हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं, और 10,580 रचनाएं होती हैं, जिसके कारण इनका नाम जो है वो ऋग्वेद पड़ा है। अगर हम लोग बात करते हैं गायत्री मंत्र की, तो गायत्री मंत्र जो है वो तीसरे
मंडल के 7वें सूक्त के 10वें मंत्र हैं। ये आपको याद रखना है। अगर इसकी रचना की बात की जाए कि इसका रचना किसने किया था, तो वो है आपका विश्वामित्र ने। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऋग्वेद। की प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो वह है आपका ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, सूक्त कितने हैं, रचनाएं कितने हैं, ये भी आपको याद रखना है। गायत्री मंत्र जो है वो 3वें मंडल के 7वें सूक्त और 10वें मंत्र है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से वह दस्तकारी कौन सा है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। गेस कीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मृद भांड जिसे पाटरी बोलते हैं, आभूषण, बढ़ई गिरी जिसे काश्तकारी बोला जाता है, फिर लुहार जिसे लुहार गिरी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा लुहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो ये महिला का आपको नाम बताना है कि वो महिला कौन सी थी। तो आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है घोषा, अपाला, मंत्रेय या फिर गार्गी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका गार्गी। गार्गी वह पहली महिला थी जिन्होंने पुरुषों और महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाया था। तो इस तरह से आपका आधुनिक भारत का पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट होता है। अभी तक टोटल हम 24 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं विद कॉन्सेप्ट। आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक इम्पोर्टेंट वीडियो या फिर बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।